आम के लिए जैसा हम बात करते हैं कि एक सीजन होता है, हम अप्रैल एंड के अंदर या मई के अंदर वो शुरू होते हैं। किसी तरह के दाग धब्बे से कि आप पहचान सकें जब आप बाजार में आम या तरबूज खरीद रहे हैं जी जी। तो ये केमिकल से पकाया हुआ है या ये नेचुरली। हम जब छोटे होते थे तब एसी नहीं था तो सब तरबूज और आम लाकर कूलर के पानी में रख देते थे। जिनको लगता है कि शायद बियर पीने से मेरी प्यास बुझेगी या मैं हाइड्रेटेड फील करूंगा, गर्मियों में ठंडी बियर तो मतलब ऐसे है कि बिल्कुल बिल्कुल हर जगह आप देखेंगे ठंडी बियर, तो उनको लगता है इसको पीने से शायद मेरे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी, पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। दवाई नहीं है रे बाबा, जो आप ठंडी बियर पी रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, उससे डिहाइड्रेशन बढ़ सकती है गर्मियों में। ICMR, WHO ने सबने बताया है कि हम भारत में नमक वैसे ही बहुत ज्यादा खाते हैं। गर्मी से बचने के लिए आपको काफी खीरा खाना है, खीरा टमाटर खाना है, वो सीजनल आपके लिए बहुत अच्छा है। पर अब खीरे और टमाटर में भी नमक डाल लेंगे तो वो तो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। भी हम देखते हैं अक्सर जिम के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा फेंट हो जाते हैं। कब लेना है, किसे लेना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, या हरी कोई जाए और गन्ने का जूस पी ले, जितना ज्यादा पी सकता है पी ले। प्याज को जेब में रखकर निकलो गर्मियों में, लू नहीं लगेगी। और इस पे घर में झगड़े भी बहुत होते हैं कि कितने टेम्परेचर पर आपको एसी रखना है। प्यास ही नहीं बुझ रही। ज्यादातर देखते हैं कि गर्मियों में लोगों का वजन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ना नमक खाना है ना चीनी खानी है, कुछ कम करना है, कंट्रोल में रहे। कोशिश करिए पहले सलाद आपको थोड़ा अच्छे से ज्यादा खाना है, फ्रूट सलाद ये आपने लिया, और साथ के साथ फिर पहले ये करें कि मेरी थाली के अंदर प्रोटीन है कि नहीं। मतलब दालें हो गई। एक तो कई बार सन से आप एक्सपोज होते हैं तो स्किन रैशेस भी आपको काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो सनस्क्रीन, ऐसा नहीं कि आप सनलाइट में जा रहे हैं तभी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। SPF जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बेहतर होगी क्रीम, क्या ऐसा भी कुछ है? मैं आपको बॉलीवुड फिल्मों के 3 डायलॉग बताऊंगी और आपको ये बताना होगा कि उन 3 डायलॉग्स में क्या चेंजेस मैंने किए हैं। पहला, कितने आदमी थे? सरदार एक भी नहीं, गर्मी बहुत है ना, सब घरों में थे। दूसरा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, लू से लगता है। और तीसरा, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, नींबू निचोड़कर ठंडा पानी पीता हूं। इंट्रो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि बाहर गर्मी बहुत है और गर्मी में दिमाग बहुत गर्म होता है। गर्मी से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप क्या खाएं, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद को तंदुरुस्त और खुश कैसे रखें, इन्हीं चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी। स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि गर्मियों में गुस्सा बहुत आता है, गुस्से के अलावा भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो गर्मी की चिपचिपाहट के साथ शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को यही बताना शुरू करते हैं कि वो कौन सी डिजीज हैं हेड टू टो जो किसी को गर्मियों में तंग कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा देखते हैं हम गर्मियों के अंदर, आजकल फिलहाल अगर हम देखें तो गर्मियां बहुत पहले आना शुरू हो गई कि मार्च से अगर हम देखें तो टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आना शुरू हो गया है। पहले हम देखा करते थे कि मई या जून के बाद इस तरह का टेम्परेचर हुआ करता था। जैसा भी आपने भी बताया, गर्मियाँ आपके हेड से लेके टो तक, सर से लेके पैर तक, बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करती है। और जब हम सर की बात करते हैं तो उसमें दोनों तरह की चीज़ें, मतलब आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, मानसिक बिल्कुल बिल्कुल मानसिक हेल्थ को भी इफेक्ट करती है और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है। मानसिक हेल्थ को क्यों इफेक्ट करती है? क्योंकि गर्मियों के अंदर एक तो हमारी नींद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, क्योंकि रात को टेम्परेचर में चेंज होता है, आप ठीक से नींद नहीं कर पाते। तो आप देखेंगे अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है तो आप थोड़ा इरिटेटेड फील करेंगे। दूसरा, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को इरिटेशन होती है। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है। और इसके अलावा ऑलरेडी जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है या कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, वो भी गर्मियों में ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो इस वजह से जी ये बिल्कुल इसकी वजह क्या है कि गर्मियों में एंजाइटी बढ़ जाती है? हाँ, एंजाइटी इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर आपका हेड से लेके टो तक बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। आपकी न्यूरोलॉजी चेंज होगी, उसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा, कोई भी बीमारी आपको इजीली लग जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर में वेरिएशन होगा, आपका हार्ट रेट के अंदर वेरिएशन होगा। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल आपकी मेंटल वेलबींग को भी इफेक्ट करती है। इस वजह से कोई भी बीमारी ट्रिगर हो जाती है। तो बहुत अधिक गर्मी जब होती है और बहुत अधिक जब सर्दियाँ होती है
तो हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, इम्यून सिस्टम चेंज होता है। तो इस वजह से जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम है, जैसे हम बात करते हैं वनरेबल लोग, छोटे बच्चे हैं तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो इस वजह से हम बात करते हैं कि जिनको कोई पहले से प्रॉब्लम है तो उनको विशेष तौर पर जब ऐसा सीजनल वेरिएशन होता है तो अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। उसके बाद आई गेस आईज आएंगी हेड के बाद। हाँ, तो देखिए एक तो साइकोलॉजी हो गई, फिर आईज, क्योंकि डायरेक्ट हम सन एक्सपोजर में जब जाते हैं तो आईज हमारी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। और वैसे भी आईज आजकल हमारा स्क्रीन एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, और साथ के साथ अगर हम सन एक्सपोजर भी जैसे सनलाइट के से भी एक्सपोज होते हैं तो ड्राई आईज और इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ के साथ अगर हम देखें तो आपकी स्किन को वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में जा रहे हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज, जैसा हम बात करते हैं हमेशा कि आपको सनस्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर अभी जैसे धूप इतनी ज़्यादा है तो आपकी स्किन रैशेस कॉज करती है, स्किन को डायरेक्टली डैमेज करती है। इसके साथ साथ एक्ने की प्रॉब्लम भी विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, समर्स में गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे अगर हम थ्रोट की बात करें तो गला भी जैसे गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। गर्मियों के अंदर भी लोगों को कफ एंड कोल्ड, ठंडा पानी वो पीते हैं जिससे गला बैठ भी जाता है। एग्जैक्टली तो आप जैसे बाहर से जब जा रहे हैं अंदर, क्या होता है कि आप बाहर के टेम्परेचर के अंदर आपकी जो वेसल्स है जो ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट से पूरी बॉडी को, तो वो वैसे डायलेटेड होती है, मतलब थोड़ी फैली हुई होती है। और जैसे ही आप एसी के टेम्परेचर में अंदर आते हैं जहाँ ठंड होती है तो वो फिर से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो बॉडी को थोड़ा सा शॉक लगता है कि एकदम गर्मी से। एग्जैक्टली तो उस टाइम क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर पहले ठीक था, पर आप अंदर गए तो थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, साथ के साथ आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपकी पल्स बढ़ गई। तो इस वजह से वो बॉडी में एकदम सडन चेंजेस आते हैं। तो इस और जो कोल्ड की बात की कि क्योंकि आपने बाहर से आप आए और आपने पानी एकदम ठंडा आप पीते हैं तो आपकी उससे इम्यूनिटी भी इफेक्ट होगी। थोड़ा सा अगर आपको सोर थ्रोट हुआ, थोड़ा आपका गला इरिटेट हुआ तो इम्यूनिटी डाउन हो और आपको एकदम से कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग जाएगा, क्योंकि गर्मियों के अंदर भी कई तरह के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो गर्मियाँ किसी तरह से आपकी गट हेल्थ को भी इफेक्ट, क्योंकि गर्मियों में का सबसे बड़ा सवाल होता है क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। बिल्कुल। तो आपकी गट हेल्थ को भी किसी तरह से गर्मियाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, जैसे एकदम गर्मियों के अंदर तो आप ज़्यादा खा नहीं सकते, थोड़ा भी कुछ अगर आपने हैवी लिया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो इस वजह से ओवरऑल गट भी हमारी अफेक्ट होती है। पर जिनकी पहले से सेंसिटिव गट है, जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, जैसे आईबीएस हो गया, आईबीसी, आईबीडी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जिनको पहले ही ब्लॉटिंग रहती है, तो वो अगर थोड़ी भी कुछ चीज़ लेंगे तो वो डेफिनेटली उनको ब्लॉटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से, और दूसरा कई बार एक और भी गलती करते हैं लोग गर्मियों के अंदर कि जिस समय सीजन शुरू नहीं हुआ है उस फ्रूट का, इस तरह के फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कई बार केमिकल्स वगैरह से पके हुए होते हैं, तो वो आपकी गट हेल्थ को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। तो इस वजह से वहाँ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे अभी आम बागों में तोड़े भी नहीं गए हैं, लेकिन बाजार में एकदम पीले और खुशबूदार आम मौजूद है। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आम के लिए जैसा हम बात करते हैं कि एक सीज़न होता है, हम अप्रैल एंड के अंदर या मई के अंदर वो शुरू होते हैं, पर अभी हम देखते हैं कि आम फैब में आ जाते हैं, आपका मार्च तक आ जाते हैं, तो वो फिर आपके केमिकल से पकाए हुए आम होते हैं। तो इस वजह से ऑलरेडी आप अगर केमिकल से पकाए हुए आम खाएंगे तो आपका स्टमक पहले से डिस्टर्ब्ड है, तो वो और ज़्यादा आपको हार्म करेगा। और इसके साथ साथ अगर हम तरबूज वगैरह की भी बात करें तो उनको भी आर्टिफिशियली पकाया जाता है, या कुछ उस तरह के कलरिंग एजेंट्स वगैरह भी उनके अंदर मिलाए जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले इस तरह के पकड़े भी गए थे तरबूज, तो वो भी फिर आपके ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। आप कुछ देर पहले ही हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि आप जो आम या तरबूज या गर्मियों का जो भी फल ले रहे हैं वो नकली है। क्या कुछ ऐसे टिप्स आप बता सकते हैं कि जैसे रंग से, सुगंध से, किसी तरह के दाग धब्बे से, कि आप पहचान सकें जब आप बाजार में आम या तरबूज खरीद रहे हैं जी जी तो ये केमिकल से पकाया हुआ है या ये नेचुरली? हाँ, तो देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फल तो अगर हम बात करें फ्रूट, तो या आपका मैंगो हो गया, आम हो गया, या फिर तरबूज हो गया। मैंगो की बात कर लें तो देखिए मैंगो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम येलो,
तो अभी तो ऐसा सीजन नहीं है, आप देख रहे हैं येलो मैंगो, तो वो फिर डेफिनेटली आर्टिफिशियली उसको पकाया गया है। या फिर स्मेल से भी आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि आपको कुछ इस तरह की स्मेल आएगी जो बिल्कुल एकदम नेचुरली पका हुआ आम है, उसकी स्मेल डिफरेंट होगी। दूसरा, अगर उसके बिल्कुल एंड पे देखेंगे तो वो ऊपर से तो नीचे से पका हुआ है, पर वहां पर आप देखेंगे कि वो उसका कुछ डिफरेंट वो ग्रीन ग्रीन कलर का होगा, पर वो स्टैम्प भी तो उसी तरह से आपका ब्राउन होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। तो ये एक मैंगो के अंदर आप डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा, आप जब उसको पहले तो बाहर से आप देख सकते हैं, उसके बाद जब आप उसको खाते हैं तो अगर आपको टंग पे, जीभ पे रखते ही अगर आपको थोड़ा सा बर्निंग सा लगता है, कुछ जलन महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि वो फिर आर्टिफिशियली पकाया गया है, क्योंकि कुछ केमिकल ऐसे हैं जो अप्रूव्ड है FSSAI से, उससे पका सकते हैं। पर कुछ केमिकल ऐसे हैं जो अप्रूव्ड नहीं है और जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और तरबूज के लिए भी अगर हम ऐसा बात करें तो उसको भी आपको बाहर से पहले देखना है। अगर उसका कोई एक सरफेस, कई बार आपने देखा होगा तरबूज का कोई एक सरफेस जो येलो होला या ब्राउनिश, हाँ, तो वो फिर नेचुरली पका हुआ है, क्योंकि वो फील्ड में, खेत के अंदर है, और एक तरफ तो वो उस तरफ का सरफेस उसका ऐसा हो गया, वो आपको ठीक मिलेगा। उसमें भी स्टैम्प को देख सकते हैं, ऊपर जो उसका पार्ट होता है, कि अगर वो भी पका हुआ है, ऐसा नहीं है कि तरबूज पका हुआ और वो बिल्कुल ग्रीन है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा जब आप तरबूज को काटते हैं तो उनके बीज के कलर को भी देखकर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई बार आपने तरबूज काटा और बीज उसका पका ही नहीं है और तरबूज बिल्कुल आपको रेड लग रहा है, ऐसा कैसे? क्योंकि वो भी पकने के साथ साथ उसके शेप के अंदर चेंज आए, कलर के अंदर चेंज आएगा, वो ब्राउनिश ब्लैकिश होगा उसका बीज, और उसका अनइवन आपको लग रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा रेड एकदम है और कहीं पर वो कम रेड है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, वो एक ही तरह से पूरी तरह से पका हुआ होगा। तो इस तरह के कुछ तरीकों से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी, अभी जो हम जिस तरफ बढ़ गए हैं वो सवाल आगे मैंने काफी रखे हुए थे, पर फिर भी क्योंकि चर्चा चली रही है तो मैं एक सवाल उसमें से पूछना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, कहते हैं कि आम हो गया, गर्मियों के जो फ्रूट्स हैं, या तरबूज हो गया, आप जब उसको बाजार से लाओ तो पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो लो। हम जब छोटे होते थे तब एसी नहीं था, तो सब तरबूज और आम लाकर कूलर के पानी में रख देते थे। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये भी क्या कुछ इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे फ्रूट्स को पहले लाएं और कुछ देर पानी में भिगोएं और उसके बाद ही आप खाएं उनको? ये वैसे बहुत अच्छी टेक्निक है जो पहले भी इस्तेमाल की जाती थी, कि आप कोई भी किसी भी तरह का फ्रूट लेकर आ रहे हैं तो आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया 1 घंटा डेढ़, तो उसके अगर बाहर की तरफ कोई भी किसी भी तरह का पेस्टिसाइड रेजिड्यू है, मतलब किसी भी तरह का केमिकल उसके ऊपर बचा हुआ है, तो वो काफी हद तक निकल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, अक्सर हम बाजार से लेकर आए और उसको ठीक तरीके से वॉश नहीं करा, तो उसके ऊपर कई तरह के केमिकल, तो वो एक अच्छा तरीका रहता है कि अगर आप उसको पानी में करीब 1 घंटे तक अगर आप उसको रखें और उसके बाद फिर उसको ठीक तरीके से वॉश करके इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपने बात जब हेड टू टो की जब हम कर रहे थे तो आपने आँखों की बात की थी। आँखों में कई तरह की सर्जरी भी लोग कराते हैं, कई लोग लेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप गर्मियों में निकलते हैं तो पसीने बहुत आते हैं, तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखें इस तरह के लोग? बिल्कुल, एक तो वो लोग जिन्होंने किसी भी तरह की कोई सर्जरी कराई हुई है, किसी भी तरह के लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो नॉर्मल है, जिनका किसी तरह की आइज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं बात करूं तो आजकल सभी को ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम तो वैसे है ही, क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स तक हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्राई आइज़ तो है, तो प्रॉब्लम सभी को ऑलमोस्ट रहती है। तो बाहर अगर आप जा रहे हैं तो जितना हो सके, खास तौर पे वो लोग जो 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है, तो वो लोग क्या ध्यान रखें कि आप हेलमेट जरूर लगाएं, और हेलमेट आपका फ्लैप वाला होना चाहिए, जिससे डायरेक्ट आंखों के ऊपर आपका असर ना पड़े। और बाकी भी लोग किसी भी तरह के सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। सनग्लासेस आप नहीं पहन रहे तो कुछ कैप वगैरह, हैट वगैरह पहने, अम्ब्रेला वगैरह लें, ताकि डायरेक्ट आपकी आंखों के ऊपर उसका इफेक्ट ना हो। और बाहर से जब आप एंटर करें, अंदर आएं, तो आइस को आप ठीक तरीके से वॉश कर सकते हैं। आप गुलाब जल वगैरह का इस्तेमाल रात को कर सकते हैं। तो अच्छा, ये आँखों थोड़ी, में आप गुलाब जल डालते जी जी, वो आप डाल सकते हैं, थोड़ा आपके आइस को वो सूदिंग इफेक्ट देगा। और कोशिश ये करनी है कि आपको बार बार आइस को, बाहर जब आप समर में, गर्मियों में निकलते हैं, तो आंखों को बार बार आपको रब नहीं करना है, क्योंकि वो भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। साल 2000 से लेकर 2004 और 2017 से लेकर 2021 के बीच 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों में जो गर्मी की वजह से डेथ्स हुई, उनमें 85% की वृद्धि देखी गई थी डॉक्टर साहब।
बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्मी के इफेक्ट्स तो आपने बताए, लेकिन ये इतनी डेंजरस भी हो सकती है कि ये आपके लिए आपकी जान पर खतरा बन जाए। तो मतलब क्या, एक तो हो गया हीट स्ट्रोक, जो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए आप एडमिट भी हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। जी जी। तो कैसे आप मतलब हीट स्ट्रोक को थोड़ा बताएं कि वो क्या राइट। है, किस तरह से खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बुजुर्गों की बात कही, तो देखिए बुजुर्ग की अगर हम बात करें, हमारे अगर 60 अबव है तो थोड़ी उनकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, Compromised। और छोटे बच्चों की भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, तो उनको हीट का असर ज़्यादा होता है और जल्दी होता है। तो इस वजह से हमेशा रिकमेंडेशन में सरकार की तरफ से भी ये बोला जाता है कि गर्मियाँ जब ज़्यादा बढ़ जाए तो खास तौर पे बुजुर्ग वगैरह वो उस समय, जिस समय गर्मी ज़्यादा है, बाहर ना निकलें। और कई कारण की वजह से जाना पड़ता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक स्टडी आई थी, उसमें बताया गया था कि उनको मेडिकल के लिए भी, अपने इलाज के लिए भी कई बार दूर दूर जाना पड़ता है, खासतौर पे बुजुर्गों की बात करें तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से रिमोट एरिया में जो है रिमोट उनको एरिया, आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल उनको जाना पड़ता है। तो इस वजह से उस समय जितना हो सके उनको अवॉइड करना है। जैसे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, वो आपको टाइम अवॉइड करना है। दूसरा, अगर किसी वजह से निकलना भी पड़ रहा है तो वही आपको प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले कपड़े, आप इस तरह के कपड़े ना पहने जिसके अंदर से आपका बिल्कुल आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। कोशिश करें कि आप कॉटन वाले कपड़े पहने जो थोड़े खुले हों, वो हाँ ढीले कपड़े आपको पहनने। इसके अलावा कुछ भी आपको हेड को प्रोटेक्ट, सर को प्रोटेक्ट करना है डायरेक्ट सनलाइट से, जिसके लिए आप किसी भी तरह का कैप का इस्तेमाल करें या छाते का इस्तेमाल करें। अगर कैप छाता नहीं ले रहे तो कोई भी आप प्लेन कपड़ा, वाइट कोई भी, वो आप अपने सर के ऊपर रख सकते हैं। दूसरा, बहुत लंबे समय तक आप ट्रैवल ना करें किसी भी तरह से, चाहे टू व्हीलर पे चल रहे हैं या किसी भी तरह से, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। तीसरा, सबसे ज्यादा जरूरी है पानी का, कि थोड़ा थोड़ा आप हाइड्रेशन रखें। कोई भी है, मतलब बीच बीच में ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी पीना है, पर बीच बीच में आप पानी पीते रहें। पानी सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा। और कोशिश करें पानी के अंदर आप थोड़ा सा अगर नमक भी डाल देंगे, सॉल्ट भी, क्योंकि शरीर से खाली पानी कम नहीं होता, शरीर से हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से कम होते हैं। जी, पसीने के थ्रू। तो अगर आप उसमें नमक भी डालेंगे तो वो और आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और पानी कोशिश करें कि घर से ही कैरी करें, कि बाहर से आप कई बार किसी भी जगह से पानी पी लेंगे तो फिर वो एक और समस्या बन जाएगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर वो पेट से संबंधित डायरिया, वोमिटिंग होना, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इसी वजह से कि बाहर का आप किसी भी तरह का पानी पी लेते हैं, किसी भी तरह का आप कोई जूस वगैरह ऐसी चीज ले लेते हैं जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, तो आपको फिर वो वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया। तो इसलिए ये तो सजेस्ट हम सभी को करेंगे कि गर्मियों के अंदर पानी आप अपने साथ अपना ज़रूर कैरी करें, और उसके बाद उस बॉटल को फिर से अगर रिफिल करना है तो सही सोर्स से करें। कहीं से भी आपको दूषित पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो पेट से संबंधित कई तरह की वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो ये सावधानियां सबको रखनी ज़रूरत है। और जैसा आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम होती क्या है गर्मियों में, किस तरह की, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो एक सिम्टम आता है वो वहां से आप पहचान सकते हैं, हीट क्रैम्प्स जिसको हम कहते हैं, लक्षण। मेरा अगला सवाल यही था कि आपने ये बताया कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। जी। अब लक्षण क्या होंगे कि आप ये समझें कि आप जो है चपेट में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हीट स्ट्रोक तो सब बात करते हैं, पर हीट स्ट्रोक एकदम से हीट स्ट्रोक नहीं हो रहा, उससे पहले कुछ चीजें होती है बॉडी में। तो पहले होता है हीट क्रैम्प्स। तो हीट क्रैम्प्स क्या होगा, वो आपके पैरों के अंदर जैसे थोड़ा दर्द होना, थोड़ा अनईजी फील होना। कई बार हमें लगता है ना कि पैरों में क्यों इतना खिंचाव, क्यों ऐसा गर्मियों के अंदर, एक वो होगा। और दूसरा एक लक्षण होगा आपका ड्राई माउथ, कि अच्छा मेरा मुंह बार बार क्यों सूख रहा है। तो ये दो तरह के पहले सिम्टम आते हैं। तो पहला हीट क्रैम्प्स जैसे ही हुआ आपको, वहीं पर आप समझ जाइए, वहीं पर आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, थोड़ा लिक्विड इंटेक, पानी का इंटेक आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ाइए। और जैसा बुजुर्गों की और बच्चों की मैंने बात करी, कुछ लोगों को और जल्दी डिहाइड्रेशन होती है, मतलब पानी की कमी, जिससे उनका
मुंह सूखना शुरू होता है और पैरों में उनका ये खिंचाव होना शुरू होता है। ये कुछ लोग कौन होंगे? हाँ, ये कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं। ओके। बिल्कुल, कॉफी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगी। या वो लोग जो जिनको लगता है कि शायद बियर पीने से मेरी प्यास बुझेगी या मैं हाइड्रेटेड फील करूंगा। गर्मियों में ठंडी बियर तो मतलब ऐसे है कि बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह आप देखेंगे ठंडी बियर, तो उनको लगता है इसको पीने से शायद मेरे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी, पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो अल्कोहल है वो भी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि शरीर में से पानी निकल रहा है ज्यादा, तो वो तो पानी की कमी हो जाएगी। या फिर कोई भी शराब वगैरह का ज्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि पार्टीज प्रोग्राम्स के अंदर विंटर समर में गर्मियों में लोग ज्यादातर जाते हैं बाहर क्लब्स वगैरह में, तो वहां पर काफी ज्यादा ड्रिंक, तो वो उनको अगले दिन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है। ये गर्मियों में कई लोगों को लगता है कि अच्छा हम सूप पीते हैं, हेल्दी है। तो जो सूप है, सूप में अगर नमक ज्यादा है तो वो भी बॉडी को आपको डिहाइड्रेट कर रहा है। इसके अलावा चाय भी ज्यादा पी रहे हैं तो वो भी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही है। अब कई लोगों को शौक होता है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, किसी भी तरह के, इवन जिम के अंदर भी जाते हैं तो वो कई तरह के हेल्थ ड्रिंक होते हैं, वो बीच में पीते रहते हैं, प्री वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट, कुछ ऐसा। इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इज ओके। तो बस ये देखना है कि क्या नहीं पीना है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हम पानी तो पी रहे हैं, फिर क्यों डिहाइड्रेशन हो रहा है। पर ऐसी कुछ चीज आप पी रहे हो जो बॉडी से पानी निकाली जा रही है ज्यादा, तो इस वजह से प्यास बुझाने के लिए आपको पानी, सिंपल प्लेन वाटर लेना, या आपने जैसा बताया इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट किस में मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट तो या तो वैसे ORS हो गया, या आप अपने पानी के अंदर नींबू डाल लीजिए, थोड़ा सॉल्ट डाल लीजिए, उसको पीजिए, वो आपके लिए काफी रिफ्रेशिंग रहेगा। या आप लस्सी वगैरह लेते हैं, लस्सी में आप थोड़ा नमक डाल लीजिए, वो आपके लिए काफी बेटर रहेगी। पर जो चीजें आपको डिहाइड्रेट करिए वो अवॉइड करनी है। और कुछ लोग अगर कोई नींद की दवा पे है, स्लीपिंग मेडिसिन पे है, या कोई और भी ऐसी दवाइयाँ जैसे कोई डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह की दवाओं पे है, तो ये भी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है। तो आप ये देख लीजिए कि कोई मैं ऐसी दवा ले रहा हूँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद मेरा मुंह ज़्यादा सूखता है, तो आपको पानी और लोगों से ज़्यादा बढ़ाना है, अगर डॉक्टर ने किसी वजह से ज़्यादा पानी पीने के लिए मना नहीं किया है। तो ये क्योंकि ज़्यादातर जैसा हम देखते भी हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन या ऐसी प्रॉब्लम, हीट क्रैम्प्स वगैरह होती है, जो या तो बहुत किसी मेडिकेशन पे या इन चीजों का जो सेवन ज्यादा करते हैं। हीट क्रैम्प्स के बाद दूसरी प्रॉब्लम होती है हीट एग्जॉशन। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आ ही जा रहा है, रुक नहीं रहा बहुत ज्यादा, तो मतलब आप बहुत उस एक दूसरी स्टेज पर पहुंच गए। तो कई लोग वहां पर भी इग्नोर करे जाते हैं, चलते जाते हैं कि ठीक है गर्मी है, पसीना तो आ ही रहा है। तो वो एक सेकंड और वार्निंग साइन है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ ही जा रहा है और आप ब्रेक नहीं ले रहे, आप पानी नहीं पी रहे, तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संभलना है, पानी वगैरह आपको ठीक से पीते रहना। थर्ड स्टेज फिर हीट स्ट्रोक आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है, जिसके अंदर तो आप को फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आप फेंट हो जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम जैसा देखा होगा गर्मियों में अक्सर आपने, कई लोग एकदम बाहर से अंदर आएंगे और एकदम गिर जाएंगे, फेंट हो जाते हैं। उसको हीट सिंकोप कहते हैं, कि गर्मी की वजह से ज्यादा लोगों को चक्कर आके गिर जाना, तो वो भी एक इस तरह की समस्या है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखती है तो समझ जाइए कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है और आपको अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखते रहना। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे दिन पानी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। तो दवाई नहीं है रे बाबा, जो आप ठंडी बियर पी रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, उससे डिहाइड्रेशन बढ़ सकती है गर्मियों में, और पानी पिए नमक डालकर। पर यहाँ 2-3 चीजें आपने मुझे 2-3 चीजें बोली कि आप पानी में नमक डालकर ले सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, फिर आपने कहा सूप मत लीजिए क्योंकि उसमें नमक है। जी जी। कुछ और भी चीजें आपने बताई। हाँ, तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो क्या करें? मतलब उतना नमक उनके लिए ठीक है, या उनको अपनी डाइट से दूसरी जगह से सॉल्ट कट करना होगा और यहाँ ऐड करना होगा, वो कैसे इसको बैलेंस करें? हाँ, तो जैसा आपने पूछा, देखिए एक तो हाई ब्लड प्रेशर, जिनको पता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, पर आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है जिनको ब्लड प्रेशर है। तो आप मान के चलिए कि किसी कोई प्री हाइपरटेंसिव होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा, या आपने ज्यादातर देखा होगा किसी से पूछिए कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं, वो कहते हैं नहीं कभी कभी होता है। तो ब्लड प्रेशर को लेके सबको कंफ्यूजन है, पर नमक का एक सिंपल सा रूल है, जैसा ICMR, WHO ने सबने बताया है कि
हम भारत में नमक वैसे ही बहुत ज्यादा खाते हैं बहुत खाते कि हैं, नमक आप जितना आप अपने खाने के अंदर ले रहे हैं, सब्जी में ले रहे हैं, ठीक है, आप अपने वेजिटेबल वगैरह में उतना ही लीजिए, ऊपर से आपको नहीं डालना, बस इतना ध्यान रखना है कि आपने सैलिड ले लिया। अब जैसे गर्मी में हम बात करते हैं कि गर्मी से बचने के लिए आपको काफी खीरा खाना है, खीरा, हाँ, टमाटर खाना है, वो सीजनल आपके लिए बहुत अच्छा है। पर अब खीरे और टमाटर में भी नमक डाल लेंगे तो वो तो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो वो बॉडी को फिर डिहाइड्रेट करेगा और खीरे और नमक का पानी भी निकाल देगा। तो अब वो खीरा नमक हम खा किस ले रहे हैं कि बॉडी को हमें हाइड्रेट करना है, पानी देना है, तो उसमें नमक अलग से आपको नहीं डालना, उसको वैसे ही खाना है रॉ, अच्छे से वॉश करके। ऐसे आपको तरबूज वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा पानी होता है, तो चाहे ब्लड प्रेशर है चाहे आपको नहीं है, नमक आपको ज्यादा नहीं खाना। सूप ले सकते हैं पर उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ना डालें। इसके अलावा जैसे सॉस वगैरह हो गया, गर्मियों में हम किसी भी चीज में सॉस डाल रहे हैं तो सॉस में भी काफी ज्यादा नमक होता है, तो उसको भी आप अवॉइड करो, वो भी बॉडी को आपकी डिहाइड्रेट करेगा। तो ऐसी कुछ चीजों का आप ध्यान रखोगे तो काफी हद तक पानी की कमी ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि अक्सर लोग कहते क्या है कि हम तो खूब पानी पीते हैं, हम 2 लीटर पानी पीते हैं, 3 लीटर, फिर क्यों हम, क्योंकि आप एक बॉडी को डिहाइड्रेट भी करे जा रहे हो, फिर हाइड्रेट भी करे जा रहे हो, तो बराबर हो गया। तो इस वजह से, और एक ज्यादा अभी हम देखते हैं अक्सर जिम के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा फेंट हो जाते हैं, तो जिम में भी बहुत ज्यादा आपको डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा। उससे जुड़े भी मेरे पास आगे हैं सवाल। एक आपने कहा कि जूसेस पीने चाहिए, गन्ने का जूस गर्मियों में, मतलब आप जहां निकलेंगे हर जगह आपको दिखेगा, लेकिन वो भी कब लेना है, किसे लेना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, या हर ही कोई जाए और गन्ने का जूस पी ले, जितना ज्यादा पी सकता है पी ले। देखिए सीजनल कई बार चीजें जैसे हमें बताई गई है, एक तो सीजनल, रीजनल, जहां पर भी आप रहते हैं वहां गन्ना होता है, गन्ना अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, हेल्दी है। पर जिनको कोई शुगर वगैरह, प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, पहली बात ये। फिर नॉर्मल लोग जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो गन्ने का जूस पीना चाहते हैं, तो एक प्रॉब्लम वहां पर होती क्या है सबसे ज्यादा, एक तो जैसे हाइजीन वाला, जो बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो बर्फ ठीक नहीं है तो फिर आपको वही, ज्यादातर हम टाइफाइड वाले जो हैं उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं गन्ने का जूस पी लिया था उसके बाद से मुझे टाइफाइड हो गया, या फिर उनसे पूछें कि अच्छा आप कोई जॉइंटिस हो गया, बाहर का जूस पी लिया था इस वजह से जॉइंटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेट से संबंधित, अच्छा आपको क्यों ये फूड पॉइजनिंग हो गई या क्यों वॉमिटिंग आ रही है, क्या बाहर का कुछ पिया था, वही बताते कि बाहर से कुछ हमने ऐसे पिया था। तो गन्ने का जूस आपके लिए हेल्दी है, पर अगर वो ठीक कंडीशन में नहीं बनाया गया, अगर वहां पर मक्खियां हैं, वहां पे पानी वो उसमें कुछ ऐसा मिला दिया, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो अगर आप पी रहे हैं तो सोर्स देख लीजिए। एक तो सबसे पहले जरूर चेक करना है कि वो बर्फ कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो गंदे पानी से बनाई जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। और सेकंड, वहां पर कोई भी मक्खियां वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। घर का पिए तो ज्यादा बेहतर है, बेहतर, बेस्ट तो खैर वही रहेगा। पर बाहर का भी अगर कहीं पी रहे हैं तो अगर वहां पर ये साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है तो वो आप ध्यान रखिए। और दूसरा, कोशिश करें कि वहां पर आप पी रहे हैं तो जो ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है कई बार, जैसे प्लास्टिक वाले ग्लासेस का, अब वो प्लास्टिक के ग्लासेस कितने समय तक हीट में है और उसी ग्लास में आप पी रहे हैं ठंडा, तो जैसे हम आजकल नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आप बाहर पी रहे हैं तो उसमें जो दूसरे ग्लासेस आते हैं आजकल, जो पेपर के ग्लासेस होते हैं इस तरह के, उन में आप यूज करें, या फिर आपके कांच के ग्लासेस या फिर जो दूसरे होते हैं उनको करें, बट प्लास्टिक के ग्लास का आपको इस्तेमाल नहीं करना। ये जो बात आपने अभी कही ना कि धूप में रखे हुए ग्लासेस, मुझे भी ये थॉट आया था। एक बार हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, गर्मियों का ही लास्ट समर्स की बात है, तो चिप्स वगैरह रोड साइड आपको बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, तो मुझे लगा ये घंटों तक प्लास्टिक के रैपर में वो चिप्स जो है धूप में पक रहा है, और कोई बच्चा आएगा वो चिप्स लेगा और खाएगा, तो वो प्लास्टिक का असर तो उन चिप्स में होगा ही 100% उसमें होगा। और एक तो वो सबसे ज्यादा गर्मियों में हम यूज क्या करते हैं, पानी का, ठीक है। चिप्स से पहले आप कोशिश करेंगे कि मैं कोई भी पानी, अब वो पानी भी बाहर उस कंडीशन में स्टोर्ड है और वो बिल्कुल हीट में स्टोर्ड है, तो वो भी आपके, वो फिर प्लास्टिक बॉटल के अंदर है। तो वही जो नैनो प्लास्टिक, माइक्रो, अब इसमें ऐसा नहीं है, कुछ कंपनियां जो गाइडलाइंस दी है उनका पालन करती है कि इस तरह का प्लास्टिक यूज करना है जो थोड़ा सेफ है,
पर आजकल जैसा कि बहुत तरह की पानी आपको बाहर मिल जाएगा, तो आप उसको पहचान नहीं आप सकते। पहचान ही नहीं सकते कि बिल्कुल ये बिल्कुल एक्चुअल ब्रांड है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह से बाहर से पानी ले रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि जो बाहर गर्मी में बहुत समय से हीट में रखा हुआ है उसको नहीं लेना, अंदर से ही आप मंगाएं। और इसी तरह से और भी कोई पैकेज्ड प्रोडक्ट जो बहुत समय से हीट में है बाहर, उसको ना यूज करें और फ्रेश दूसरा जो अंदर स्टोर किया गया है उसी का इस्तेमाल करें। पर मुझे बहुत डाउट्स होते हैं इन चीजों को लेकर ना, कि फ्रेश है या नहीं, वो कहाँ से कैसे मुझ तक आया है। जी, अभी जी, तो जी। किसी स्टोर में रखा है, लेकिन इस स्टोर तक आने के लिए उसने कितना रास्ता कैसे तय किया है, यू नेवर नो। यस यस। एक मिथ है या ये सच है, मैं नहीं जानती, आप मुझे ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि प्याज को जेब में रखकर निकलो गर्मियों में, हाँ। लू नहीं लगेगी। प्याज से जुड़े बहुत मिथ्स है। कुछ कहते हैं कि काट के पैरों पे रब करने से भी जो है गर्मी का असर, तो ये कितना ठीक है? देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा ऑनियन की खेती होती है, प्याज की, जैसे हम राजस्थान वगैरह की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ। तो वो उसका एक ये रीज़न तो है कि उस जगह पर इस तरह की चीज़ें होती है जो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है, प्रोटेक्ट करती है। कोई भी चीज़ को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे प्याज के अंदर हम बात करें तो वाटर होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको ओवरऑल वैसे हेल्थ मतलब आपको बेनिफिट करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप उसको कैरी करेंगे तो वो आपको, ऐसा कोई उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आप उसको कैरी करें। शील्ड नहीं है तो वो शील्ड, हाँ हाँ, शील्ड तो जैसे आपको बताया कि आपको सन ग्लासेस, हैट पहनना पड़ेगा, अम्ब्रेला पहनना पड़ेगा, वो। और कई लोग प्याज नहीं खाते किसी रीजन की वजह से, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, तो वो एक सबकी इंडिविजुअल की चॉइस है। बट वो ऐसा नहीं है कि वो रखने से आपको सनस्ट्रोक नहीं होगा। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने बात की थी बहुत से लोग जो बाहर जाते हैं वो कैसे खुद को गर्मी से बचा सकते हैं। बेशक गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है और हीट वेव की न्यूज़ तो आई चुकी है, सबको पता है। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें एसी नहीं है। जी जी। तो पेरेंट्स किन चीज़ों का ध्यान रखें स्कूल गोइंग बच्चों के साथ, उनके लंच में, या वो क्या उनको टिप्स देकर भेजें, क्योंकि आप तो बच्चे को बहुत समझा देते हो। सुबह के समय जब जा रहे हैं, देखिए उस टाइम तो कोई ध्यान नहीं रखना, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो रहा। पर जब आ रहे हैं वो आफ्टरनून के अंदर, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हीट रहती है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वही कि आप बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का, जैसे आपने ठंडा पानी स्कूल से कैरी किया दोबारा से, या बॉटल आपने वो दे दी जो कि ठंडा रखे जो ठंडा है, तो वो थोड़ा आपको गले को इरिटेट कर सकती है, तो वो एक आपको अवॉइड करना है। और बच्चों को भी यही छोटी छोटी बातें कि अगर आप अम्ब्रेला वगैरह का इस्तेमाल करें, आते समय कोशिश करें कि वो कुछ भी ऐसा प्रोटेक्ट, मतलब कैप वगैरह पहन ले, इसका यूज़ करें। और दूसरा, जो बच्चे स्कूल बस वगैरह से आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो पैदल आ रहे हैं या टू व्हीलर पर आ रहे हैं, कई बार हमने देखा है कि टू व्हीलर के ऊपर बच्चे को आगे खड़ा किया हुआ है और वो चला रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि डायरेक्ट बच्चे के आइज पर आप सनलाइट से एक्सपोज कर रहे हैं, स्किन को एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बच्चे को आपको पीछे ही बिठाना है और तो ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज ना हो। और दूसरा बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जैसे स्कूल के बाद बाहर कुछ भी चीज़ें खाना शुरू कर दें, तो गर्मियों में कई बार ऐसी वायरल इन्फेक्शन बच्चों में, मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाता है डायरिया, बहुत ज़्यादा पेट से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे बाहर निकलते ही कुछ आइसक्रीम वगैरह ये सब, तो आइसक्रीम का सोर्स ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आइसक्रीम में भी बहुत मिलावट है। तो ये थोड़ा आपको देखना है कि बच्चा आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों में सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक ये तो थोड़े कम, बल्कि उनमें ये वायरल इन्फेक्शन, पेट से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे कई बार इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा, मतलब स्कूल में भी बच्चों को अवेयर करना है और बाकी पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चे इस तरह की चीज़ों का बाहर इस्तेमाल गर्मियों में ना करें। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह का वायरल इन्फेक्शन या कुछ होता है, तो कुछ ऐसी होम रेमेडीज या घर पे डाइट देकर आप उन्हें ठीक करने में, अगर देखिए बच्चे को आपको लग रहा है कि एकदम वॉमिटिंग, डायरिया ये सब कुछ हो रहा है, तो हाइड्रेशन का पहले तो बच्चे का ध्यान रखना है कि लिक्विड इंटेक, पानी, ऐसा जो भी बच्चे को कुछ इंटरेस्ट हो वो वाली चीज़ें उसको पिला सकते हैं, जलजीरा वगैरह दे सकते हैं घर पे ही बनाया हुआ, तो वो दें। बट अगर वो वॉमिटिंग और ये सब बंद नहीं हो रही, तो फिर आपको तुरंत पेडिट्रिशियन से संपर्क करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाए। और जब उनको वॉमिटिंग, डायरिया ये सब हो रहा है, तो आप
आपको ऐसा नहीं करना, उनको ओवर ईटिंग के लिए बार बार पुश नहीं करना है कि आप ये खाइए। कोशिश यही करनी है कि हमारा हाइड्रेशन ठीक से बना रहे, और खेलने के लिए जिस टाइम बहुत ज़्यादा हीट है तो वो उस टाइम अवॉइड करना है, क्योंकि कई बार बच्चे गर्मी में जैसे बाहर आप 2 या 3 बजे जिस समय बहुत मैक्सिमम पीक पे हीट, तो उस टाइम आपको अवॉइड करना है कि वो बाहर ना जाए। जी। अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो ट्रैवल भी लोग बहुत करेंगे गर्मी में, तो ट्रैवलिंग के दौरान कौन से टिप्स आप अपना सकते हैं? हाँ, तो ट्रैवलिंग के दौरान देखिए, क्योंकि आपका एक हमेशा आप बाहर जाते हैं, कोई यही प्रेफर करते हैं कि किसी हिल स्टेशन पर जाएं या किसी ऐसी जगह पर, तो एक वो टेम्परेचर वेरिएशन होता है कि आप किसी भी जगह पर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहाँ बहुत गर्मी है और आप फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर एकदम चेंज है टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा वो ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आप उस तरह के कपड़े पहले पहन कर गए हैं, फिर वहां पर पहुंच गए, वहां पर एकदम से ठंड हो गई। तो ये थोड़ा बॉडी को ट्रांजिशन देना, मतलब धीरे धीरे शिफ्ट, कि आपको लग रहा है कि अच्छा अब थोड़ा सा टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है तो मैं उसी तरह के कपड़े पहनना शुरू करूं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म में भी चेंज होता है। कोशिश ये करें कि आप अपना ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि कई बार हम यहाँ पर थोड़ा गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा खाना पीना थोड़ा कम रहता है, बट एकदम से जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ हमारा ईटिंग थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो बैलेंसिंग करके रखनी है। वहाँ पर आपको थोड़ा अपना अंडर ही रखना, ओवर ईटिंग नहीं करनी। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद दोबारा जब आते हैं वहां से, तब आपको फिर वही ट्रांजिशन धीरे धीरे करना है। साथ के साथ इसमें ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी जो मेडिकेशन वगैरह चल रही है वो सब आप साथ में कैरी करें, ताकि किसी भी तरह की, और वहाँ पर भी आप ट्रैवल, क्योंकि गर्मियों में समर्स में क्या होता है कि इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर भी कई बार आप कोई भी चीज़ जैसे बाहर से ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको साफ़ सफाई का, हाइजीन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी ट्रैवल कर कर आते हैं उनमें उसी तरह की फूड पॉइजनिंग और पेट से संबंधित प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कई बार कोल्ड भी देखा जाता है, जैसे आप शिमला चले गए और जब वापस इधर आए तो आपको जुकाम हो गया। तो गर्मियों में होने वाला जुकाम बहुत परेशान करता है। मतलब अगर आपको सर्दियों में हुआ है तो आपने गर्म कपड़े पहन लिए, स्टीम ले ली, लेकिन गर्मियों में तो इससे आप कैसे, मतलब क्या चीजें होंगी, क्या सिर्फ दवाई लेनी है? इसमें सबसे पहले तो एक प्रिवेंशन की बात करें कि रोकना कैसे, तो रोकने के लिए तो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है कि जैसे आप एसी एटमॉस्फेयर से फिर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे, ऐसे ही गाड़ी में जैसे जा रहे हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि कार के अंदर कार आपकी धूप में पार्कड है और तुरंत आप उसमें जाकर बैठ रहे हैं, आप पहले गर्मी से आए हैं फिर आप उसमें बैठ रहे हैं और आपने फिर एसी ऑन कर दिया। ये सबसे ज्यादा लोग गलती बहुत होता है। जी बहुत गलती करते हैं कि फटाफट गर्मी में बैठे और अब एसी, ऐसा नहीं करना आपको। पहले आप कोशिश तो यही करें कि कार को कहीं पर आप ऐसी जगह पर पार्क करें जहां थोड़ी शेडो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो, बट फिर भी आप ऐसी धूप में पार्क कर भी रहे हैं, गाड़ी बहुत गर्म है, आप गए तो पहले शीशे डाउन करके धीरे आप थोड़ा सा उसको, हवा थोड़ी रोटेट होती रहे, फिर धीरे धीरे आप एसी का टेम्परेचर आपको बढ़ाना। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। कुछ एक ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता ये इफेक्टिव है कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ ये कि आप जो है डोर्स को थोड़ा इस तरह से बंद करें और खोलें जिससे अंदर की हवा जो है, यस ये भी आपकी एयर को रोटेट कर रही, सर्कुलेट कर रही है, तो ये भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और बाकी जैसा आपने पूछा कि इसमें कोई किसी तरह का मेडिकेशन या किसी तरह की कोई चीज डिफरेंट होगी, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको लग जाता है और वायरल इन्फेक्शन जैसे ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। कोशिश करें कि उस समय आप अपनी डाइट वगैरह ठीक रखें और रेस्ट ठीक रखें, हाइड्रेशन ठीक रखें, तो वो ठीक हो जाएगा। अननेसेसरली आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब चीजें नहीं लेनी। ठीक है डॉक्टर साहब, वाइटल ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है हीट स्ट्रोक से, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो देखिए हीट स्ट्रोक क्योंकि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। हीट स्ट्रोक में ऐसा होता है कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है और आप ऐसा बेहोश हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आप
मतलब इग्नोर करे जा रहे हैं। जैसे कई बार घर में अटेंडेंट, उनको तो पता भी नहीं जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है, तो इसमें बस यही करना है कि इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन चाहिए, तुरंत आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्योंकि कई बार आप मेन उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। ऐसा कुछ होता है जो फेंट हो जाता है गर्मी की वजह से, बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो कोशिश ये करनी है कि किसी ठंडी जगह लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए तो थोड़े कपड़े वो कम करें। तो ये कुछ आपने फर्स्ट एड करके बस आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय हुआ तो फिर उसके बाद हमारी ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एरिथमिया होना शुरू हो जाता है, हार्ट पर इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, हमारी किडनीज पर इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। तो उसी को फिर हम ऑर्गन डैमेज कहते हैं। बट वो हीट स्ट्रोक अगर अनट्रीटेड है तो फिर ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है। जी। अच्छा, आपने कहा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसा तो कई बार होता है कि कोई फेंट होता है, थोड़ा पानी का छींटे देते हैं तो वो उनको होश आ जाता है। जी। वो हीट स्ट्रोक माना जाएगा या नहीं? मतलब थोड़ा अगर आप एकदम ऐसा क्लेरिफाई कर पाए ना कि ये सिचुएशन है तो आप समझ जाइए कि ये हीट स्ट्रोक ही है, अब आपको सीरियस होना है। एक हीट सिंकोप हुआ कि गर्मी की बेहोश वजह से आप बेहोश हुए और फिर आप ठीक हो गए, सेटल हो गए। पर हीट स्ट्रोक में तो आपका शरीर में बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, आप बेहोश ही हो गए, आपका ऑल्टर्ड मतलब कॉन्शियस भी आपका ठीक नहीं, आप कुछ बातें कर रहे हैं अलग तरीके से। तो ये काफी ज्यादा उसमें सिम्टम इस तरह का रहता है। बुखार उसमें रहेगा एक तरह से। हाँ, ऐसा रहेगा, बॉडी गर्म। और दूसरा, अगर आप उस पे पानी भी आपने कूल एरिया में भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो इफेक्टिव नहीं हो रहा, तब आप समझ जाइए कि बहुत ज्यादा एक ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। क्योंकि वहां पर तो जब इसका फर्स्ट एड किया जाता है तो फिर आइस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब टेम्परेचर को कम करने के लिए बॉडी को। तो इतना ज्यादा हीट स्ट्रोक में हमें समस्या हो जाती है। अच्छा, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल गए, आपने ट्रीट करा लिया, अब आप ठीक हैं, लेकिन इन फ्यूचर भी आपको कुछ, अगर आपके ऑर्गन पे इफेक्ट आ गया तो फिर कई तरह की, क्योंकि आपको आईसीयू केयर चाहिए होगी, तो बाद में कई तरह की आपका रिकवरी टाइम काफी हो जाता है। पर बाद में देखना पड़ता है किसको कहाँ पर वो डैमेज छोड़ कर गया। बट अगर आप उस स्टेज तक पहुंच गए कि आपके ऑर्गन भी फंक्शन उनके में कुछ कमी आई है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रह सकता है। थोड़ा आप इसको और खुल के डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको हीट स्ट्रोक हुआ है, हमने फोर्थ स्टेप हुआ हीट, थर्ड जो आपने बताया, थर्ड, तो उससे पहले के सिम्टम्स तो हमें दिखे और अब आपको हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक आपके ऑर्गन्स को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? हाँ, तो देखिए, शरीर में क्या होगा कि जैसे हीट स्ट्रोक हुआ तो कुछ ऐसे बदलाव होते हैं फिजियोलॉजिकल, मतलब आपके एक तो वैसो डायलेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में आपका कमी हो जाएगी, बहुत एकदम ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। अब ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो आपके तुरंत वो हार्ट के ऊपर असर आएगा। अब हार्ट के ऊपर असर आया तो हार्ट का एक रिदम होता है ठीक तरीके से जो धड़कता है, वहां पर एरिथमिया होना शुरू हो जाएगा कि हार्ट रेट, हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो जाएगी। और क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, किडनी पर भी डायरेक्ट आपके इफेक्ट पड़ेगा, तो किडनी फेलियर होने के चांसेस भी हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे पेशेंट ब्रीद ही नहीं कर पा रहा है तो लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो इसी वजह से, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है, वो बेहोश है, और लंग्स तो इसमें सबसे पहले ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि उसका एयरवे वगैरह क्लीन रहे, क्लियर रहे, ताकि वो थोड़ा ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ठीक से कर पाए। तो इस तरह से मेजर जो ये वाइटल ऑर्गन है 3 पे, इस पे वो इफेक्ट डालता है। जी। ट्रीटमेंट्स क्या रहते हैं हीट स्ट्रोक के लिए? इसमें एक तो यही ट्रीटमेंट हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर पहले वो मेंटेन करेंगे, ठीक करेंगे, उसके बाद फिर वो वाइटल्स वगैरह हॉस्पिटल में ही मेडिकल अटेंशन चाहिए, और उसमें फिर वो बीपी और ये सब इनका पेशेंट का कंट्रोल रहेगा। फिर उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और बॉडी में जैसे फ्लूइड की कमी हुई है, तो वो फ्लूइड उनको चढ़ाए जाएंगे ताकि बॉडी में थोड़ा हाइड्रेशन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए। एक सवाल मेरे दफ्तर में ही आया था, वो पेट्स हैं उनके घर पे। अब उनका सवाल ये था कि हम एसी चलाकर सोते हैं लेकिन बाहर बहुत गर्मी होती है। एक तो ये कहते हैं कि अगर आप अपने पेट्स को बेडरूम में सुलाते हैं तो अस्थमा जैसी परेशानियां हो सकती हैं। स्टडीज तो ये कहती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत रिलैक्स भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ये भी कि अस्थमा से जुड़ी बहुत सारे मिथ्स या शायद होता है। जी। तो अब उनको आप दूसरे रूम में सुलाएं, बाहर जो उनका अपने एरिया बनाया है वहाँ, क्योंकि अब तो
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रातें ठंडी होती थी वो भी गर्म होने लगी हैं। तो उनके साथ क्या मतलब कि अगर क्या उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है? अगर हो रहा है तो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें? थोड़ा हटके हो रहा है ये लेकिन फिर भी कि क्या उनको आप अपने एसी वाले रूम में सुला सकते हैं? देखिए, उनके अगर हम देखें तो उनका जो थर्मो रेगुलेशन है, बॉडी का सिस्टम काम करने का है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि उनकी उस तरह की एक प्रोटेक्शन लेयर रहती है ऑलरेडी उनके पास। हाँ। तो उसी तरह से उनका बॉडी, क्योंकि जैसे हम डॉग डेंडर्स की बात करें तो वो दोनों चीज़ें वो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो उनको सन से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हीट से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब ठंड होती है उससे भी वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि कुछ लोग जो एलर्जिक हैं, हाँ, जिनको एस्थमा है या और भी किसी भी तरह का ब्रोंकाइटिस है, तो जो डॉग डेंडर है वो कई बार उनके उसको एलर्जीज को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको एसी के एटमॉस्फेयर की ही ज़रूरत है, बट क्योंकि उसमें बहुत तरह की ब्रीड्स है स्पेसिफिकली, पर आपकी कोई रीजनल ब्रीड है जो उसी जगह के हैं, हाँ, उसी वेदर से वो पूरी तरह से वहाँ पर रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप कोई डिफरेंट ब्रीड लेकर आए तो वहां पर एक बार आपको अपने वेट से जरूर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी तरह का हमारा पेट है जो कि ठंडे इलाके में रहता है, हाँ, तो उसको निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और हीट स्ट्रोक या इस तरह की बात करें तो वो आपको लग ही जाएगा, आपका पेट ने कुछ भी खाना बंद कर दिया है, वो बहुत ज्यादा लो है, वो मूवमेंट जिस तरह से करता वो नहीं कर रहा, तो वहीं पर आपको समझ जाना है कि कुछ प्रॉब्लम है और आपको वेट से संपर्क करना है। गर्मियों में नक्सीर नोज ब्लीडिंग की बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है, उसके पीछे क्या वजह है और कब आपको सीरियस होना है कि नहीं अब डॉक्टर के पास जाना है? हाँ, देखिए, एपिटेक्सिस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी हमारी नोज के अंदर कुछ ऐसी वेसल्स होती है कि गर्मियों के अंदर काफी वो रप्चर हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसमें सिर्फ यही है कि फर्स्ट एड हम बात करते हैं कि उसको बंद करना है तुरंत, हाँ, है ना आप, ताकि वो अक्सर कई बार बंद हो जाती है, पर वो हो नहीं रही है बंद किसी भी वजह से, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना। और कई बार कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, कई बार ब्लड प्रेशर तेज बढ़ने की वजह से भी हो सकती है वो आपको। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह से नाक से ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग हो रही है और वो बंद नहीं हो रही है, आपने उसको दबा के रखा है, सर के ऊपर ठंडा पानी आपको उस टाइम यूज़ करना है, ये सब कुछ तो हो गए फर्स्ट एड, बट वो नहीं हो रही तो फिर एक बार आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है। हाँ, और एक बार तुरंत अगर आप अपना बीपी चेक कर लें तो, हाँ, बीपी भी साथ के साथ अगर आप किसी से चेक करा लें। पर कई बार क्या होता है कि आप खुद अकेले हैं, कहीं जा रहे हैं ऐसा, तो उस टाइम तो कोशिश करें एक जगह पर आप ठीक तरीके से बैठ गए और आपने दबा के प्रेस करके रखा उसको पूरा, जब तक वो बंद नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा। ऐसे सर ऊपर करने से फायदा होगा या वो नुकसान कर सकता है क्योंकि ब्लड पीछे जा सकता है? कोशिश तो पहले ये करनी है, उसको आप जिस पोजीशन में आप उसको बस प्रेस करके ही रखिए, बट अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप टिल्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो आप उसको प्रेस ही करके रखिए, बेटर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने फूड पॉइजनिंग की बात की थी, थोड़ा सा उस पर बताएं कि अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है तो क्या कुछ होम रेमेडीज भी हैं? दवाइयाँ तो ठीक है, हम सब दवाइयों के लिए जाते हैं, कि क्या सावधानियां बरत के, या कौन सी होम रेमेडीज ऐसी हैं जो अगर फूड पॉइजनिंग आपको हुई है तो आप घर पे ही कुछ खुद को राहत दे सकते हैं? तो फूड पॉइजनिंग जैसे हम आमतौर पे पहचान तो जाते हैं कि कुछ हमने गलत खा लिया है, किसी भी तरह का कोई मिलावटी चीज़ खा ली है, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, या फिर हमें डायरिया वगैरह हो रहा है, तो वो एक इशारा करता है कि वो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वैसे और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, जैसे हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, ई भी, पर आमतौर पे कि फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसमें सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रेशन थोड़ा ध्यान रखिए, धीरे पानी आपको लिक्विड ठीक रखना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में सबसे ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो शरीर का पानी ठीक से बना रहे, तो एक तो ये आपको, हाँ, और कोशिश ये करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वॉमिटिंग वगैरह बंद हो भी गई तो फिर लोग क्या करते हैं कि अच्छा तो बंद हो गई, अब मैं खाना खाता हूँ, हाँ, जो नॉर्मल खाना होता है, तो उस टाइम आपको वो हैवी वाला मील नहीं करना, क्योंकि आपके अपनी गट हेल्थ वगैरह में, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, हाँ, तो उसको रेस्ट देना है। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि ऐसा जिस दिन फील हो रहा है आपने लिक्विड वगैरह ठीक से लिया और थोड़ा आपको रेस्ट देना है अपनी गट हेल्थ को, तो कोशिश करिए खिचड़ी, दलिया, हल्की चीज़ें आपको खानी है, और ऐसा 3-4 दिन आपको लगातार करना है, तब तक आपकी
पेट की जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वो कम ना हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। पर अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर एक बार आपको डॉक्टर से मिलना है कि एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, कहीं टाइफाइड या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डॉक्टर साहब, हम एसी के कई बार हमने जिक्र करा, क्योंकि बात ही गर्मी की हो रही है तो एसी का जिक्र होना जरूरी है। जी जी जी। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि, और इस पे घर में झगड़े भी बहुत होते हैं कि कितने टेम्परेचर पर आपको एसी रखना है। तो इसमें देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही ठंडा पानी पीना होता है। वो उनको एक हैबिट बन चुकी होती है कि बिना ठंडा पानी पिए उनको लगता है कि मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही है। हाँ। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कूलिंग रखेंगे, और कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा कूलिंग वाला टेम्परेचर इरिटेट करता है। तो थोड़ा सा एक तो ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है कि जिसमें आपको लगता है कि आपकी बॉडी कंफर्ट है। बट इन जनरल देखें तो आपको टेम्परेचर 22 to 25 तक आप रखिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी डीप स्लीप अच्छे से आती है। कई बार क्योंकि होता क्या है, रूम के अंदर आपने विंडोज़ वगैरह सब कुछ बंद करा हुआ है और फिर रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एकदम चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर जैसे कम हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी डीप स्लीप के लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश ये वाला आप करें, बट थोड़ा सा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, इसको आप देखें। पर कोशिश ऐसा करें कि बीच बीच में आप एसी बंद भी कर दें। और जैसे थोड़ा आपको लगा कि अभी आपको एसी चलाने के बाद रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, फिर आप फैन ऑन कर लीजिए, क्योंकि एसी भी फिर बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। सुबह आप जैसे उठेंगे आपको लगेगा कि अच्छा मैं बहुत थोड़ा लिथार्जिक फील कर रहा हूँ और मैं रिफ्रेशिंग स्लीप फील नहीं कर रहा, तो एसी आपको रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं देगा। तो इस वजह से थोड़ा इसको आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली मेंटेन करके रखना है। बट टेम्परेचर 22 to 25 आप रखिए, पर बीच बीच में उसको आप बंद भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मुझे नहीं पता कितना सही है और कितना गलत। जी, जी, जी। मुझे किसी ने कहा था अगर आपके रूम में एसी चल रहा है और लंबे टाइम तक चल रहा है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बकेट में, बाल्टी में पानी भर के कमरे में रख सकते हैं। उससे जो हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी वगैरह और ओवरऑल जो वाटर लॉस होता है वो थोड़ा हद तक मेंटेन हो जाता है। तो हाँ, थोड़ा हद तक वो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि वाटर लॉस होता है एसी की वजह से, तो वो इस वजह से रखते हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके दे सकते हैं। दर्शकों को ये कहेंगे कि इसको ट्राई करिए, आपको लगता है कि इससे थोड़ा कुछ आपको फर्क नजर आ रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह का आपका अंदर का रूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। पर यही है कि उसमें आपका ज़्यादा वो जो पानी का लॉस है वो नहीं होगा। जी जी। मतलब एसी को तो पानी चाहिए, अब बाल्टी से लेगा या आपसे वो जाने। जी जी। आपने एक नुकसान तो बताया डिहाइड्रेशन, क्या इसके अलावा भी एसी के कुछ और नुकसान है आपकी बॉडी के लिए? जॉइंट्स के लिए लोग जैसे बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं एसी चला दिया मेरे घुटने दर्द। हाँ जी, एक इसमें दो चीज़ें होती है। देखिए, एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो अगर आपका एसी ठीक तरीके से सर्विस नहीं हो रहा और क्योंकि वो एयर वही सर्कुलेट हो रही है, तो कई तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होने के कई बार चांसेस बन जाते हैं। तो खास तौर पे बुजुर्ग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो एसी ठीक तरीके से उसकी डक्ट वगैरह सर्विस ठीक से हो, तो एक तो वो हो गया। दूसरा, एसी की वजह से अगर आप लंबे समय तक आप एसी में रहते हैं तो वो आपकी बोन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ओवरऑल आपकी बोन एंड मसल हेल्थ के लिए आपकी ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम बात करते हैं कि थोड़ा आपको बीच बीच में वो ब्रेक, वो डिहाइड्रेट कर रहा है, तो वाटर लॉस बॉडी के अंदर तो कर ही रहा है। तो इस वजह से ये दो तो खैर डायरेक्ट अगर हम बात करें इफेक्ट, इसके अलावा ड्राई आइज भी कॉज करता है वो एसी। हाँ, ड्राई आइज करता है। तो ये कुछ इस तरह के इमीडिएट आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बात कहा कि वो उससे एसी में सोने के बाद पूरे नाइट आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी रिफ्रेशिंग स्लीप है। हाँ। तो आप कई बार डीप स्लीप में नहीं जाते क्योंकि टेम्परेचर इस तरह का रहता है। तो ये कुछ इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं एसी के। एसी और कूलर दोनों में से कुछ ऐसा है कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक हो सकता है, कूलर के ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं? तो इसमें क्या है कि देखिए, कुछ एसी के बेनिफिट है, कुछ कूलर के हैं। हाँ। दोनों के अपने अपने तरीक़ा के फ़ायदे और नुकसान हैं। कूलर में कई बार वही जो मैंने बात की रेस्पिरेटरी वाली, अगर आपका उसमें भी पानी आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो कई बार प्रॉब्लम कर सकता है। कई तरह के
रेस्पिरेटरी इश्यूज को वो बढ़ा सकता है, ट्रिगर कर सकता है। और कूलर में देखिए अगर वो सही जगह पर, क्योंकि कई बार उसको टेक्निकली ठीक तरीके से आप प्लेस नहीं कर पा रहे तो भी वो ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़ा सकता है आपके। तो ये कुछ फायदे और नुकसान कूलर या एसी के हैं। पर अगर कूलर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं विंडो एसी की तरह तो आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। जैसा हम मटके के पानी या फ्रिज के पानी की, सबका दोनों का फायदा है, दोनों का नुकसान है। मेरा अगला सवाल ही ये है जी 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 कि मटके के पानी के क्या फायदे हैं? फ्रिज का पानी कहते हैं नहीं पीना है, गला खराब कर देता है, तो दोनों में क्या फर्क है? कौन सा ज्यादा ठीक है? देखिए फ्रिज थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि और थोड़ा जल्दी पानी आपको लगता है उसमें ठंडा करना है, तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज का पानी आपके लिए नुकसानदायक है और मटके का पानी आपके लिए। दोनों का कुछ फायदा कुछ नुकसान है। क्योंकि फ्रिज में आपने पानी रखा है तो आप थोड़ा ये देख सकते हैं कि एक तो वो सेफ तरीके से स्टोर्ड है। मटके में कई बार क्या है कि पानी अगर खुले में रखा हुआ है, अगर उसमें किसी भी तरह का कुछ अगर इंसेक्ट या कुछ ऐसा है तो एक तो वो एंगल आप देख सकते हैं। दूसरा कई बार अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जो फ्रिज है, फ्रिज में बहुत ज़्यादा आप ठंडा पानी पीते हैं तो थोड़े मिनरल्स देखा गया है कि कम हो जाते हैं फ्रिज में कम हो जाते हैं। और मटके में देखा गया है कि वो वाटर में मिनरल पूरी तरह से मिट्टी से है तो जी तो जितना उसमें मिनरल है वो मिनरल उतना इंटैक्ट है। तो दोनों के कुछ फायदे कुछ उस तरह से नुकसान है। बट ये है कि फ्रिज में कई बार क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करें तो ठंडा पानी कई बार हम पी लेते हैं वैसे, बट मटके में उतना ठंडा पानी नहीं होगा कि आपके गले को इरिटेट करे। तो ये अक्सर जो आपने बात करी कि गला खराब हो जाता है वो क्योंकि फ्रिज में पानी एकदम हमें प्यास लगी और हम पीते हैं, और मटके का पानी रेगुलेट रहेगा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा जो कि आपके गले को इरिटेट नहीं करेगा। जी। तांबे में भी पानी रखा जाता है, कहते हैं कि गर्मियों में आप तांबे के किसी बर्तन में पानी रखें और वो उसके क्या फायदे क्या होते हैं? हाँ, तांबे के पानी के देखिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं आपको। ओवरऑल एक तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को आपको बूस्ट करता है। गट के लिए भी आपका वो हेल्दी है, काफ़ी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी वो काफ़ी हेल्दी है। बट उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि वो कौन से सोर्स से। कई बार हम कहते हैं कि वो तांबे की बॉटल है बट वो एक्चुअल में तांबे की है कि नहीं है। तो अगर वो एक्चुअल में तांबे की होनी चाहिए तो सही सोर्स से आप उसको लें, पर वो बहुत ही बेटर है। अगर हम प्लास्टिक बॉटल या दूसरी बॉटल से करें तो तांबे की बॉटल के काफ़ी सारे मतलब फायदे हैं जो देखे गए हैं, जिस पे रिसर्च भी हुई है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको देखना होगा कि एक्चुअल में तांबा ही जी, है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल आता है, ये तो खुद मैं भी गूगल कर चुकी हूँ पिछली गर्मियों में जी। कुछ बॉटल्स आनी, पहले तांबे के बर्तन आते थे, अब बॉटल्स आनी शुरू हो गई, मिट्टी की भी बॉटल्स आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मिट्टी की बॉटल उतनी कारगर नहीं है, मटका ही है। तो आप तांबे की बॉटल में पानी डालते हैं और उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो ये प्रैक्टिस कितनी ठीक है? वही, जैसे कई लोगों की वो हैबिट होती है कि वो ठंडा ही पानी पिएंगे, तो इस वजह से वो उसको रखते हैं। पर रख सकते हैं, कोई उसमें हार्म नहीं है। पर हार्म तभी है अगर वो बहुत ज्यादा ओवर चिल्ड रहेगा तो आपके गले को वो इरिटेट करेगा और वो मिनरल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। मिनरल्स को अगर बहुत ज्यादा ओवर आपका चिल्ड है तो वो मिनरल्स को इफेक्ट करेगा। और दूसरा, कुछ लोगों को ऑलरेडी गले में इरिटेशन रहते हैं, जैसे कई लोगों का गला थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है, कई लोगों को जैसे टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम रहती है, तो वो अगर पानी पिएंगे तो उनके टॉन्सिल्स एकदम से इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से उन लोगों को तो कोशिश करनी है कि वो ठंडे पानी को तो बिल्कुल अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। क्योंकि वो एसी में जाएंगे तब भी टॉन्सिलाइटिस होगी, ठंडा पानी पिएंगे तब भी टॉन्सिलाइटिस होगा। तो इस वजह से जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है वो ठंडे पानी से बचें तो ज्यादा बेटर है। बट इन जनरल भी नॉर्मल लोग भी पानी बहुत ज्यादा ओवर चिल्ड करके ना पिए तो बेटर है। ठीक। अब पानी की तो बहुत बात हुई कि हमें पीना क्या चाहिए। राइट। एक सवाल ये भी आता है कि कौन सी चीजें आपको गर्मियों में खानी चाहिए, कौन सी नहीं? हाँ, तो गर्मियों के अंदर खाना या पीने की बात करें, खाने में ही जैसे बात करें तो खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि हमने पानी में भी बात की कि पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो, सॉल्ट की तरह का पानी। ऐसे ही खाने में कोई बहुत स्पाइसी चीज़ें होगी तो बॉडी को डिहाइड्रेट करेगी। और गर्मियों के अंदर मेटाबॉलिज्म में भी चेंज होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होता है। तो आप अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको पेट से संबंधित कई प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें गर्मियों के अंदर आप
खाने से बचें, क्योंकि ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करेगा। मीठी चीज़ें भी आपको नहीं खानी है, क्योंकि मीठी चीज़ भी आपको बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। और ओवरऑल जैसे मीठे की बात करते हैं कि कई बार लोगों का कहना होता है कि नहीं हमारा गर्मियों में ही वजन बढ़, सर्दियों में ही वजन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी वजन बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में लोग करते क्या है कि बहुत ज़्यादा शेक्स पीना शुरू कर देते हैं। उसमें शुगर होता है। हाँ, कभी मैंगो शेक पी रहे हैं, कभी बनाना शेक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो शुगर तो आपके वेट को ज़्यादा बढ़ाएगी। तो हम तो ज़्यादातर देखते हैं कि गर्मियों में लोगों का वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो गर्मियों में शेक्स वगैरह हैं, इनमें शुगर है, तो ये जितना हो सके आपको कम से कम रखना, अवॉइड करना है। और बाहर कई बार शेक पीते हैं, शेक में फिर वही है कि किस तरह का मिल्क है आपका, किस तरह का आपने कुछ और चीज़ें उसमें मिला दी है। तो कई बार उसमें एडिटिव कलर्स वगैरह ये सब भी डाल देते हैं कि आपको लग रहा है आप मैंगो शेक पी रहे हैं, पर उसमें येलो कलर कोई मिला दिया, फ्लेवर मिला दिया। तो वो नहीं करना, क्योंकि वजन तो ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पेट के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ नहीं करनी है। करना क्या है सबसे ज़्यादा कि खाने के साथ साथ आपको फाइबर थोड़ा सा बढ़ाना है। फाइबर में मतलब कुछ चीज़ें जैसे सैलिड का आपको इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है, ताकि बॉडी का फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड बना रहे, फ्लूइड की कमी ना रहे। और कोशिश करें सीजनल ही सब्जियों का आप इस्तेमाल करें जितना हो सके। सब्जियों में भी जैसे मैंने आपको बात करी कि आप जब भी खाना पकाते हैं उसमें नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नमक और चीनी दोनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ना नमक खाना है ना चीनी खानी है, कुछ कम करना है, कंट्रोल में रहे। जी जी। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, कुछ ऐसे फल हैं या सब्जियां भी जिनके ऊपर आपको पानी पीने से मना करते हैं, तो क्यों नहीं पीना चाहिए पानी इनके? देखिए, क्योंकि खीरा और तरबूज ऑलरेडी उनके अंदर तो पानी है ही, अगर हम बात करें तो इस वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। एज सच इसके कोई बहुत ज़्यादा मतलब साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस ऐसा नहीं है, पर कई लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें तो वाटर इनटेक है ही। अच्छा, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये बात चली आ रही है कि खरबूज खाया या तरबूजा लिया है तो अभी पानी नहीं पीना। तो आपको लग रहा है उसके बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको बेटर है अवॉइड करें। पर ऑलरेडी हमने वो वाटर वाली चीज आपको, क्योंकि वाटर में पानी, उसमें तरबूज में काफी ज्यादा पानी है, खीरे के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा पानी है, तो वो एक नेचुरल तरीके से आप ले सकते हैं उसको। ऐसा नहीं आप नारियल पानी पी रहे हैं उसके बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, ऐसा उससे कोई ऐसा सच आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट वो व्यक्तिगत तौर पे कई बार हो सकता है, क्योंकि हम हर बार बात करते हैं इंडिविजुअल की कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट इन एवरी बॉडी, सबका शरीर अलग है। तो उसमें कई तरह की कई चीजें होती है जिनको लगता है कि नहीं इसको करने से मुझे समस्या थोड़ी बढ़ रही है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या कोई और, तो उसको फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में जैसे साउथ इंडिया की तरफ अगर आप जाएंगे तो राइस का इंटेक बहुत होता है, राइस लिए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में रोटी उसको रिप्लेस कर दिए। तो आटा जो है वो तासीर में गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। जैसे कहते हैं सर्दियों में बाजरा खाना चाहिए, गर्मियों में ज्वार या कुछ जौ का। तो आटे का किन चीज़ों पे आप रखें, मतलब कि गर्मियों में कौन सा आटा है जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? राइट। तो इसमें ना देखिए, एक तो जिनको डायबिटीज़ या कोई और प्रॉब्लम है, या एक जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और जैसा आपने बात किया कि नॉर्थ इंडिया वगैरह में बात करें तो हम रोटी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। रोटी आप खा सकते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है तो आप इस्तेमाल करें। मल्टीग्रेन के लिए जैसे आजकल तो हम थ्रू आउट सीजन, क्योंकि ग्रेन्स में कई तरह की ऐसी वैरायटी आती है, तो आपको जो लगता है कि गर्मियों में आपके लिए बेहतर है आप वो ले सकते हैं। बस पोर्शन साइज गर्मियों के अंदर कम, क्योंकि आपका डाइजेशन थोड़ा सा वीक रहता है। दूसरा एक चीज़ इसमें आपको और ध्यान रखनी है कि आपको जैसे हम बात करते हैं पराठे खा रहे हैं या आप डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, अभी भी गर्मियों में भी आपने देखा होगा कि हम ट्रेडिशनल फूड की बात करें तो छोले भटूरे और आप ये सब खा रहे हैं। तो ऐसी डीप फ्राइड चीज़ें आपको अगर ग्रेन्स में कोई भी ले रहे हैं, वो जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। सिंपल चपाती रोटी वगैरह आप ले सकते हैं, पर आजकल गेहूं का भी जैसे हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो थोड़ा सा आपको देखना है कि कोई भी चीज़ ले रहे हैं किस सोर्स से ले रहे हैं, वो ज़रूरी है। पर जितना हो सके वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब पे थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान दें। बाकी चीज़ों में आप जैसे खाना खा रहे हैं तो उसमें सब्जियां थोड़ी ज़्यादा रहे, जो रोटी आप ले रहे हैं वो थोड़ा जितना कम रहे वो बेटर है। जी जी। कुछ ऐसा नहीं कि जैसे
बाजरा गर्म होता है, रागी मेरे ख्याल से गर्म होती है, बिल्कुल। तो आप इनको अवॉइड करें। हाँ, तो इसमें हम इसलिए हमेशा बात करते हैं सीजनल और रीजनल, कि जैसे बाजरा वगैरह की बात कर दी तो वो तो विंटर्स में ही विंटर्स आपका में अवेलेबल हुआ, होगा। हाँ। पर विंटर से अभी अगर स्टोर किया गया है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी और कई तरह के उससे आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट भी होंगे। तो इस वजह से आपको जिस सीजन के अंदर जो आटा या जो ग्रेन आपको मिल रहा है उसी का आपको इस्तेमाल करना। और जैसे जितनी भी स्टडी आ रही है, जितनी भी रिसर्च आ रही है, वो ये कह रही है कि हम ज़्यादातर भारत में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट कहीं पर भी हो, हम ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मतलब रोटी चावल इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, मीठा ज़्यादा हम खाते हैं, या फिर हम फैट, जैसे अभी बात करी गई थी कि आपको 10% के करीब फैट तो कम करना है, तो गर्मी सर्दी ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मैं यही कहूँगा दर्शकों को कि गर्मी हो या सर्दी, थोड़ा प्रोटीन का आप साइज़ बढ़ाओ, प्रोटीन और फाइबर। तो पहले जब भी गर्मियों में या कभी भी आप खाने का जब भी अपनी प्लेट ले रहे हैं, कोशिश करिए पहले सलाद आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा खाना है, फ्रूट सलाद ये आपने लिया, और साथ के साथ फिर पहले ये करें कि मेरी थाली के अंदर प्रोटीन है कि नहीं। मतलब दालें हो गई, अब पनीर का भी आप पूछेंगे कि पनीर भी आजकल तो मिलावटी है, पर घर पे पनीर बनाइए, पनीर वगैरह या हो गया या और भी कोई, तो आपको पहले ये सोर्स देखना है कि मेरा प्रोटीन का सोर्स ठीक है कि नहीं, क्योंकि पुअर मसल हेल्थ है, ये सब है। तो प्रोटीन और आपका फाइबर ठीक हो, फिर थर्ड नंबर पे आपको ये जो कार्बोहाइड्रेट बात कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि हम उल्टा करते हैं, पहले हम रोटी हाँ, मतलब एक रोटी और ले लो, एक रोटी में ही माँ का प्यार दिखता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो ऐसा है, आपको एनर्जी नहीं देगी ना आपकी वो मसल हेल्थ को हेल्प करेगा। जी। तो जैसे कि आपने बताया हमारी इंडियंस की डाइट, क्या ये वो टाइम है कि हमें अब जो हम खा रहे हैं इतने टाइम से उसमें चेंजेस करने की जरूरत है? हाँ, देखिए इतने टाइम से कई बार क्या होता है, लोग ऐसा हमेशा सवाल करते हैं कि भाई ये तो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह दादा दादी ऐसे खाते थे, उस टाइम जो खाते थे, उस टाइम जो सोर्स था वो डिफरेंट था, उस टाइम जो डिफरेंट तरह का एटमॉस्फेयर था, उस टाइम हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, वो लोग कितना ज़्यादा चलते थे, वर्क करते थे, तो वो हाई कार्ब्स खा भी रहे थे और कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल का जो सोर्स था वो भी ठीक था। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अब आपको कम करना है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा पैदल चलते नहीं हैं, अब मूवमेंट कम हो गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा है, तो इस वजह जी, तो कार्बोहाइड्रेट उनके लिए ज़्यादा ठीक है जो बहुत ज़्यादा लेबर का हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपकी सिटिंग जॉब है, डेस्क की जॉब है, बहुत ज़्यादा चलते ही नहीं है, वर्क नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो कार्बोहाइड्रेट कम रखें। और जैसी रिसर्च सारी शो कर रही है, आजकल आपने देखा होगा कि सबको नी जॉइंट की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि प्रोटीन आपका कम है। तो डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है ताकि आपकी मसल हेल्थ ठीक रहे, जॉइंट हेल्थ ठीक रहे। तो आप ये ज़रूर देखें कि मेरी डाइट के अंदर पूरी तरह से प्रोटीन कितना है। तो घर पे भी और ऑफिस में भी कुछ ऐसा करें कि आप हेल्दी, गर्मियों के अंदर भी हेल्दी चीज़ें कैरी करके लेकर जाएं साथ के अंदर, जिसमें कुछ भी रोस्टेड वगैरह हो गई, सीजनल चीज़ें वो आप रखें, उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। आप यहाँ कुछ बता सकते हैं कि जैसे उम्र के हिसाब से किसे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, आप जी। कितना प्रोटीन खाएं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? हाँ, तो थोड़ा इसमें कई बार लोगों को थोड़ी सी चुनौती हो जाती है क्योंकि वो उतना कैलकुलेट कर नहीं सकते, और आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में ऐसे हमें कि इतना हमने, है ना, तो इसमें सिर्फ सिंपल फार्मूला यही है। वैसे तो हम पर बॉडी पर ग्राम की, जैसे आपका वेट की बात है कि अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपको एटलीस्ट 100 ग्राम जितना है उतना तो एटलीस्ट आप लीजिए, पर आजकल लेते ही नहीं है। तो इसलिए सार्कोपीनिया मतलब मसल लॉस। उम्र की बात की तो देखिए हमारी 30 की उम्र के बाद हर साल हमारा मसल लॉस, हर दिन हमारा मसल लॉस हो रहा है, हर दिन मसल लॉस हो रहा है, हमारा मसल कम हो रही है। तो इस वजह से इंडियंस में पुअर मसल हेल्थ मानी जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग पतले हैं उनमें भी मसल्स नहीं है, और जिनका वजन ज्यादा है उनके अंदर फैट ज्यादा है पर मसल कम है। तो आपका फैट ज्यादा है, मसल कम है, तो फिर ओवर आपकी जॉइंट के ऊपर तो वो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस वजह से पुअर मसल हेल्थ को ठीक करने के लिए प्रोटीन आपको लेना है, क्योंकि आप ऐसा मेजर नहीं कर सकते कि मुझे इतना ग्राम खाना है। तो बस ये रखिए कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रोटीन है कि नहीं, जैसे कर्ड हो गया, दही हो गया, तो वो प्रोटीन है। और भी कोई ऐसी चीज आप देख सकते हैं, ओट्स वगैरह, तो थोड़ा उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है।
और सीजनल कुछ सब्जियां वगैरह हो गई, इनमें भी प्रोटीन, मटर वगैरह हो गया, इनमें आपका प्रोटीन होता है। सोया में प्रोटीन, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो उसमें प्रोटीन है। सभी तरह की दालों के अंदर प्रोटीन है, स्प्राउट के अंदर प्रोटीन है। तो ये कोशिश करो कि आप तीनों टाइम या 2 टाइम, जितनी भी टाइम मील ले रहे हैं, उस मील में प्रोटीन होना पहले ज़रूरी है। तो मेरे को पहले अपने खाने के अंदर फाइबर लेना है और प्रोटीन लेना है, फिर 3rd नंबर पे कार्बोहाइड्रेट लेना है। थोड़ा तो कार्बोहाइड्रेट का कम सोर्स रहे, जैसे हमने बात की कि रोटी चावल, ये पोर्शन थोड़ा कम रहना चाहिए। डॉक्टर साहब 2-3 सवालों के बाद इसे एंड करते हैं। जी जी। एक तो क्योंकि गर्मियां हैं, धूप में आप निकल रहे हैं, तो सन टैन होना तो आम चीज है, और उसके लिए आप फिर सनस्क्रीन यूज करते हैं। जी जी जी। तो सन टैन जो है, लोग कहते हैं टैनिंग ही तो हुई है, ये आपकी स्किन के लिए इतना बुरा नहीं है, लेकिन क्या वो किसी तरह से आपके स्किन के लिए खतरनाक है? हाँ, एक तो कई बार सन से आप एक्सपोज होते हैं तो स्किन रैशेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्किन रैशेस होंगे तो मतलब उसके बाद फिर कई तरह के छोटे मोटे स्किन इन्फेक्शन, थोड़े फंगल इन्फेक्शन ऐसे, और वो स्किन थोड़ी सी एक्नी प्रोन हो जाएगी, मतलब एक्नी भी फिर बार बार आपको होने लग जाएंगे। तो इस वजह से आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इस वजह से सनस्क्रीन ऐसा नहीं कि आप सनलाइट में जा रहे हैं तभी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। अभी हम जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस तो अभी आप सभी जगह पे एक्सपोज कर रहे हैं। तो पोल्यूशन और आपका सनलाइट दोनों से आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देगा। तो सनस्क्रीन आपको कोशिश करना है दिन में 2 बार एटलीस्ट ठीक तरीके से इस्तेमाल करना। और जैसे आपने गर्मियों में फेस का बात की, तो थोड़ा आपको आके अच्छे से वॉश करके फेस को ठीक से, ताकि डस्ट वगैरह रिमूव हो जाए, ये भी कुछ आपको ध्यान देना। और डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से आपको बचाना है, जिसमें खास तौर पे 2 व्हीलर वाले, और आपको सन ग्लासेस का हो सके जितना इस्तेमाल करना। एक आपने अभी कहा ना कि रेज तो है ही, मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले ही कि जो आप फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो ब्लू लाइट आ रही है, आई डोंट नो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और व्हाट, उससे जो ब्लू लाइट आपके फेस पर आ रही है उससे भी आपको प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन यूज करनी है। ये कितना फैक्ट है, मतलब ठीक है? सबसे ज्यादा तो सन से प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि सन से आपको टैनिंग तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा, आपको आप अंदर भी हैं तो भी किसी भी तरह की लाइट आपको ये जो ब्लू लाइट आपकी, जैसे अभी हम लाइट में ये भी कर रही है, ये कर रही है और मोबाइल की भी 100% आपको कर रही है। तो प्रोटेक्शन सबसे करना है, पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आपको सनलाइट से करना है। वो फिर भी कंपैरेटिवली आपको उतना नहीं, पर सबसे ज्यादा करना है, पर सनलाइट से आपको जरूर करना है। तो 30 SPF की एटलीस्ट आपकी सनस्क्रीन हो जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अब इसमें होता है क्या, आप सनस्क्रीन निकाल के गए पर गर्मियों में तो इतना ज्यादा पसीना आएगा, तो उसके बाद सनस्क्रीन का कोई यूज नहीं हुआ, फिर दोबारा से आपको उसको इस्तेमाल यूज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये मेरा सवाल था कि SPF जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बेहतर होगी क्रीम, क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा 30 या 50 में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट यस मिनिमम 30 तो आपको यूज करनी है। पर ये जरूर ध्यान रखना है कि उसको रीअप्लाई जरूर करना है, क्योंकि आप जिम गए या सनस्क्रीन लगा के उसके बाद पसीना आया, उतर गया, फिर आपको दोबारा यूज करनी है। आप बाहर गए, फिर पसीना आया, फिर आपको दोबारा इस्तेमाल करनी है। और थोड़ी क्वांटिटी उसकी ठीक से होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी ली, लोगों ने लगा लिया और वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि नहीं, आपको ठीक तरीके से एक लेयर बनानी है। तो अब कई बार लोग कहते हैं लेयर लगाने के बाद वो वाइट हो जाता है, वो ऑयली भी बहुत हो जाता है। ऑयली भी होता है, और वैसे थोड़ा कई बार वाइट ऐसा लगता है, ऐसा तो थोड़ी देर के लिए वाइट रहेगा, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट अच्छे से लगानी है, तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा उसका। बच्चों के लिए भी वही 30 SPF ठीक है? बच्चों के लिए एक बार पेडिट्रिशियन से पूछ लें आप, क्योंकि बच्चों के लिए कई तरह की बनी होती हैं आजकल किड स्पेसिफिक, तो कोशिश करें मेडिकेटेड ही लें तो ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। बट और भी कोई आप सोर्स ले रहे हैं तो थोड़ा उसको आजकल ज़रूर पढ़ लें कि उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा आपका सोर्स ठीक होना चाहिए जहाँ से आप ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, गर्मियों में मच्छर से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और भी ओवरऑल कई बीमारियां जो आपने भी बताई, तो गर्मियों में खुद को हेल्दी रखने के लिए आप कौन से टिप्स को अपना सकते हैं? हाँ, देखिए, हेल्दी रखने के लिए गर्मियों में ज़रूरी है कि ज़्यादा जब गर्मी होती है तो लोग कहते हैं कि अब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, गर्मियाँ बढ़ गई है। नहीं, उस टाइम भी आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और दूसरा, आपको पानी का लिक्विड इनटेक अपना ठीक से बना के रखना। और गर्मियों में नींद डिस्टर्ब होती है, तो नींद आपकी ठीक होनी ज़रूरी है, जो आपकी मेंटल, फिजिकल,
इमोशनल हेल्थ को ठीक रखें। पर गर्मियों में जैसा देख रहे हैं आजकल, अभी भी हम H1N1 के, स्वाइन फ्लू के केसेस देख रहे हैं। इनफैक्ट आजकल डेंगू के केसेस भी गर्मियों में, पहले मॉनसून में देखते थे। थोड़े दिन पहले हमने देखे थे कि चिकनगुनिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा। तो अपने आप को गर्मियों के अंदर, क्योंकि मच्छर भी उतने जितने आपके मॉनसून में, उतने आजकल मच्छर देखने को मिल रहे हैं, तो मॉस्किटो से भी, मच्छरों से भी अपने आप को बचा के रखना है। और मच्छर से बचाने के लिए वही जो हम बात करते हैं, कोई हर्बल आप क्रीम, मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह आप लगा लीजिए। जैसे गाड़ी में गए हैं, आपके बहुत सारे मॉस्किटो हैं और कुछ कुछ साइड पे ज़्यादा काटते हैं, जैसे आपको गर्दन पे काटेंगे, आपको पैरों पे काटेंगे, तो वहाँ पर आप वो क्रीम वगैरह कुछ ऐसा अप्लाई करें। पर ऐसा ना सोचें कि अच्छा डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया मानसून में होगा। गर्मियों में भी आपको इस तरह की मलेरिया वगैरह ऐसी प्रॉब्लम आपको गर्मियों में भी हो गर्मियों सकती में, क्योंकि आप कूलर वगैरह चला रहे हैं जी, तो जी। मच्छर हो सकते हैं, कहीं पानी बारिशों के बाद इकट्ठा हुआ है तो उनसे एग्जैक्टली बचाव के बिल्कुल, उनसे आपको बचा के रखना। और गर्मियों के अंदर भी जैसे कई बार आप बात करते हैं कि सांस के संबंधित प्रॉब्लम जो है सर्दियों में होती है, ऐसा नहीं है। गर्मियों के अंदर भी सांस से संबंधित कई प्रॉब्लम होना, क्योंकि गर्मियों में भी कई तरह के वायरल इन्फेक्शन और ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें कि उनसे अपने आप को बचा के रखना है। तो वही आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट गर्मियों में भी खांसते छींकते समय, और कोल्ड किसी को है तो वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। हैंड हाइजीन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से वायरल इन्फेक्शन गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हाथों की सफाई का खास तौर पे अच्छे से आपको, गर्मियों में कुछ भी आप चीज़ें खा रहे हैं तो सैनिटाइज कर सकते हैं, या साबुन से अच्छे से आप हैंड वॉश करें। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि गर्मियों में एक तो मॉस्किटो से जो होने वाली, मच्छर से होने वाली बीमारी, उससे अपने आप को बचा के रखना है, और सांस से संबंधित प्रॉब्लम है उनसे अपने आप को बचा के रखना है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2-3 लोग बैठे होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि बहुत मच्छर काट रहे हैं, कुछ कहते हैं मच्छर हैं कहाँ। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि मच्छर भी देखता है कि ये खून मीठा है तो इधर काटना है? नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अक्सर कई लोगों में देखा जाता है ऐसा कि उनको मॉस्किटो, कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप में भी ऐसा देखा जाता है। पर अभी और उसके लिए कुछ रिसर्च पेपर ऐसे और आने वाले। पर कुछ लोगों को, कई बच्चों को आपने देखा होगा कि एकदम से उनकी स्किन रेड हो जाती है, उनको ज़्यादा मॉस्किटो बाइट होती है, तो निश्चित तौर पे कई लोगों को काटता ही है। तो इस वजह से हम ऐसे लोगों को ज़्यादा बोलते हैं कि जिनको एक बार डेंगू हो गया, दोबारा होने का फिर ज़्यादा चांस रहता है। तो इस वजह से प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। और बस इस चीज़ के लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसा नहीं है कि मानसून में होगा, गर्मियों में भी हो सकता है। तो गर्मियों में भी उतना ही प्रोटेक्शन हमें मच्छरों से अपने आप को और अपनों को कराना, जितना हम मानसून में ध्यान देते हैं। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर समीर भाटी, जिन्होंने गर्मियों में आपको कैसे हेल्दी रहना है इससे जुड़े बहुत से टिप्स दिए, और आपको रास्ता भी दिखाया कि कैसे आप हेल्दी, सेहतमंद और खुश रह सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।